Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 5 of CS 401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम कवर करेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा डिक्लेरेशन होता क्या है. हमारे पास जो हम असेंबली लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक हमने देखा था कमांड मूव AX5. ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली. मूव का मतलब है कि शिफ्ट कर दो नंबर 5 को रजिस्टर AX के अंदर. ठीक है, ये हमारी कमांड का मतलब था. अब यहाँ पे ये जो मूव है इसको हम ऑपरेशन कोड बोलते हैं कि ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. AX हमारी डेस्टिनेशन है जो कि AX रजिस्टर है और 5 एक कांस्टेंट है जिसको हम सोर्स ऑपरेंड बोलते हैं. अब जो वैल्यू है 5 की, ये इसके अंदर कैसे इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग के साथ स्टोर हो रही है. कैसे पूरा जब हम असेंबली लैंग्वेज की लिस्टिंग के अंदर कोड देखते हैं तो ये बन जाता है. ठीक है, B80500. अब हमारे पास जो एंडियन मेथड होता है इंटेल के अंदर, असल में हमारा नंबर 5 है. ठीक है, अब हमने इसको स्टोर करना है 16 बिट के अंदर. अब हमारे पास जो एक हमारे पास नंबर है ना, एक डिजिट, वो 4 बिट का होता है. ठीक है, तो 4 बिट का अगर हमारे पास एक नंबर है और तो मेरे पास 4 नंबर जब मैं लूँगा तो मेरे पास 16 बनेंगे. 4 4 4 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 16. ठीक है, 16 बिट एड्रेसिंग बन जाएगी. तो हमारे पास जो एड्रेसिंग हो रही होती है या कोई भी नंबर हम स्टोर कर रहे होते हैं वो 4 डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं. बेसिकली वो 16 बिट का बन रहा होता है. तो यहाँ पर हमारे पास जो असल नंबर बनता है वो बनता है 0005. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एंडियन होता है इंटेल के अंदर वो ये कहता है कि हमारे पास जो बड़ा नंबर होगा वो आएगा हमारे पास बड़े एड्रेस के ऊपर, जो छोटा नंबर होगा वो छोटे एड्रेस के ऊपर आएगा. यानी वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास अब ये नंबर है ना 0005, तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो छोटा एड्रेस पहले आ रहा है ना उसके ऊपर हमारे पास ये नंबर आएगा 05 पहले. ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो एड्रेस है इसके ऊपर आएगा दूसरा नंबर. तो हमारे पास जो स्टोर हो रहा होगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जो कोड जनरेट हो रहा होगा वो इस तरह जनरेट हो रहा होगा इंटेल के लिए. ठीक है, तो बेसिकली ये जो 0500 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये असल में 0005 5 नंबर है ये. ठीक है, अब B8 का मतलब क्या है, ये एक ऑपरेशन कोड है. ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ना 0005 या 0500 इंटेल के अंदर, इसको आप ऑपरेंड को स्टोर कर दो किसके अंदर, AX रजिस्टर के अंदर. उसका ये कोड है B8 ऑपरेशन कोड. हर चीज़ का, हर प्रोसेस का, हर ऑपरेशन कोई ना कोई एक कोड होता है. B8 का मतलब है कि मूव इनटू AX. ठीक है, अच्छा, सच एन ऑपरेंड इज कॉल्ड एन इमीडिएट ऑपरेंड. ये जो ऑपरेंड है ना जो इन्होंने B8 के साथ ही लिख दिया बिल्कुल मिला के, इसको इमीडिएट ऑपरेंड बोल रहे हैं कि इमीडिएटली उसके साथ ही उन्होंने लिख दिया. ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स अवेलेबल. ये बाकी सारे जो टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप है. अब हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, इमीडिएट ऑपरेंड की मदद से, तो ये बड़ा मुश्किल होता है लिखना. एवरी रीजनेबल प्रोग्राम नीड सम डाटा इन मेमोरी अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट. अब कोई भी प्रोग्राम होता है ना, उसको रीजनेबल प्रोग्राम को कुछ मेमोरी के अंदर से भी डाटा लेना है. मतलब अब ये तो नहीं है ना कि मैं हमेशा खुद से नंबर दूं कि भाई आप 5 को स्टोर कर लो, आप 6 को स्टोर कर लो, 6 को AX में मूव कर दो. मेरे पास जो मेमोरी पड़ी हुई है अलग से, जो मेरे पास फिजिकल मेमोरी है, उसके अंदर से भी तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि ये मेरे पास जो रजिस्टर पड़ा हुआ है, रजिस्टर रजिस्टर भैया आप ऐसा करो मेमोरी से डाटा लो. ठीक है, तो मुझे मेमोरी को भी यूज़ करना है. तो इमीडिएट ऑपरेंड जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसके बजाय मुझे कुछ और तरीका भी करना पड़ेगा कि मैं मेमोरी से चीज़ें ले लूँ. अच्छा, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना उनको हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह सकता कि 5 = 6 कर दो, कि 5 एक कांस्टेंट है, आज से इसको आपने 6 बोलना है. ऐसे हम नहीं कर सकते. कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है. तो अब ये इसलिए हम इनको डेस्टिनेशन के तौर पे, अपने डेस्टिनेशन ऑपरेंड के तौर पे अपने कोड में नहीं. इनफैक्ट प्लेसिंग दैम एज डेस्टिनेशन इज मीनिंगलेस. बिल्कुल मीनिंगलेस है उनको एज अ डेस्टिनेशन रखना, और इलीगल भी है. ये किसी कांस्टेंट की आप वैल्यू चेंज नहीं करते और सिंटैक्स एरर आ जाता है. अब ये जो रजिस्टर होता है या कोई डाटा प्लेस है मेमोरी के, उसके अंदर उसको ही आप चेंज कर सकते हैं कि किसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर आप कोई चेंज ले आएँ या रजिस्टर के अंदर कोई नई वैल्यू डाल दें. तो रियल डाटा जो होता है वो होता है जो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और हमने उसके अंदर कुछ चीज़ें करनी होती हैं. रजिस्टर में तो हमारे पास बस एडहॉक डाटा ही हो रहा होता है जिसके ऊपर हमने उस टाइम काम करने हैं एट दैट मोमेंट. तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर कि हम मेमोरी से भी डाटा ले सकें. ये मैकेनिज्म बिल्कुल है. तो अगर हमारा एक प्रोग्राम है उसका एक पार्ट हम ऐसे डिक्लेयर कर दें कि आप डाटा को होल्ड करो इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि कुछ तो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और कुछ जगह पे हम डाटा डाल दें कि भाई ये डाटा होगा, ये डाटा होगा, आपने इसके ऊपर काम करना है. तो ये चीज़ हम बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे करते हैं कि हम एक डायरेक्टिव ले लेते हैं डिफाइन बाइट. जैसे हम डायरेक्टिव ले रहे थे ना मूव, ठीक है,
या हम ले रहे थे ऐड। इस तरह हमारे पास एक डायरेक्टिव है या एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हम बोलते हैं डीबी, डिफाइन बाइट। इसी तरह ये जो बाइट होती है ये 8 बिट्स की होती है, इसके अंदर 8 बिट स्टोर होती हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैं 16 बिट स्टोर करूँ तो मैं बोलूँगा डिफाइन वर्ड, जिसको मैं डी डब्ल्यू लिखूंगा, जिसके अंदर मेरे पास फिर 16 बिट स्टोर हो जाएंगी। 2 बाइट से मिलकर एक वर्ड बन रहा होता है। फॉर सिंगल बाइट हम डीबी यूज़ करेंगे और 2 बाइट्स के लिए हम डी डब्ल्यू यूज़ करेंगे, जो डिफाइन वर्ड जिसका मतलब बनता है। अब अगर हमने इस वेरिएबल को रेफ़र करना है, हमें एक एड्रेस चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर ये वेरिएबल स्टोर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी आप लैंग्वेज में क्या होता है, बेसिकली आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, तो ये क्या होता है, x स्टोर, आप x के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या होता है, मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एक एड्रेस होगा, रैंडम एड्रेस, जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे अपनी 5, ठीक है। अब आप पूरे इस तरह तो नहीं लिखेंगे ना कि इस एड्रेस के ऊपर 5 स्टोर करो, आप बस x इज इक्वल टू 5 लिखें। तो ये जो x है ये इस मेमोरी एड्रेस का एक लेबल है। इस तरह हमारे पास ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में इस तरह होता है। इस तरह हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कोई एक सिंबल यूज़ कर लें, कोई एक लेबल यूज़ कर लें, जैसे x है, और इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर लें, ठीक है, और उसके ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें, जो भी हमने कोड लिखना है उस पर लिख लें। ये इसी तरह जैसे वेरिएबल्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जब कंपाइलर ट्रांसलेट कर देता है उनको एड्रेस के अंदर, और सारा प्रोसेस जो होता है हमारे से हिडन होता है प्रोग्रामर से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम लेबल कहते हैं, और लेबल नेम फॉलोड बाय अ कॉलन। अच्छा, अब वैसे तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम क्या कर रहे थे, x इज इक्वल टू 5, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कॉलन लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नाम लिखेंगे x, साथ में कॉलन डाल देंगे, और साथ में हमने जो वैल्यू लिखनी है वो लिख देंगे, ठीक है। लेकिन वैल्यू लिखने के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हम इसको एज अ बाइट डिफाइन कर रहे हैं या एज अ वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, इसको 8 बिट में डिफाइन कर रहे हैं या 16 बिट में। तो साथ में हम लिख देंगे डी डब्ल्यू, कि मैंने इसको 16 बिट के अंदर डिफाइन कर दिया। यानी अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि जो 5 नंबर है ये 16 बिट का एक नंबर डिफाइन करो और उसको एक लेबल x के अंदर स्टोर कर दो, x इज इक्वल टू डी डब्ल्यू 5 कर दो, तो ये इक्वल टू की जगह इसमें कॉलन आता है। अच्छा, अब डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, अब हम देखेंगे अपना जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा था उसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं कि पहले हम उसके अंदर क्या कर रहे थे, उसके अंदर हम कर रहे थे कि पहले एक रजिस्टर के अंदर 5 ऐड करो, फिर दूसरे रजिस्टर में 10 ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 15 बन जाएगा, फिर उसके अंदर आप 15 ऐड करो, फिर उसको एक रजिस्टर में सेव करो, उसकी वैल्यू 30 आ जाएगी, वो मुझे शो कर दो। इस तरह का हमने एक प्रोग्राम लिखा था। अब हम कहते हैं कि ये 10 15 5 के बजाय हम ना कोई लेबल्स ले लें, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी है इससे हमें कंसर्न नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मूव ए एक्स नम वन, ए एक्स रजिस्टर के अंदर हम नम वन लिख देते हैं। अब नम वन क्या है, एक्स जैसे था इसी तरह नम वन है, ये मेमोरी के अंदर किसी ना किसी एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है नम वन, यानी नम वन लेबल के अंदर मैंने ये एड्रेस स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मूव ए एक्स नम वन, अब इसके इर्द गिर्द अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं, ठीक है, वैसे तो नम वन के अंदर मैंने एड्रेस स्टोर किया हुआ है ना ये वाला, अगर मैं इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं तो इसका मतलब है कि इस एड्रेस के ऊपर जाओ और जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ला के मुझे दो। जब स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो ए एक्स रजिस्टर के अंदर मूव हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखूंगा तो पूरे का पूरा एड्रेस मेरा जो है वो ए एक्स रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू लेने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट सेंटर करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरी कमांड है कि बी एक्स रजिस्टर के अंदर नम टू के ऊपर एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो स्टोर कर दो। अब ऐड ए एक्स बी एक्स, डेस्टिनेशन पहले आती है, ए एक्स के अंदर बी एक्स ऐड हो जाएगा और ए एक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर कर दो मूव बी एक्स नम थ्री, अब नम थ्री एड्रेस के ऊपर एक वैल्यू पड़ी है वो अब आप बी एक्स में डालो, फिर उस वैल्यू को भी ए एक्स के अंदर ऐड कर दो। अब ए एक्स के अंदर ऐड करके जो रिजल्ट आया उसको आप डाल दो नम फोर एड्रेस के ऊपर, ठीक है। यानी मैंने मेमोरी के अंदर चेंजेस किए हैं, मेमोरी से एक वैल्यू उठाई रजिस्टर के अंदर लेके आया, एक और वैल्यू उठाई दूसरे रजिस्टर के अंदर लेके आया, इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया, एक और वैल्यू उठाई इस रजिस्टर में लेके आया, फिर इसके अंदर ऐड किया। अब ये जो मेरा रिजल्ट था इसको मेमोरी में जाके मैंने एक जगह के ऊपर रख दिया। ये मेरा बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। ये जो मेरा लाइन है टर्मिनल कोड इसको बोलते हैं, ये सिर्फ मेरे प्रोग्राम को बताने के लिए है असम्बलर को कि भाई इससे नीचे वाली जो लाइन है ये कोड में आपने एग्जीक्यूट नहीं करनी है, ये कोड इंस्ट्रक्शंस नहीं है बल्कि ये मेरा डाटा है। तो डाटा को हम यहाँ पे डिफाइन कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि नम वन एक वेरिएबल है, उसको इक्वल टू कर दो, आप उसके अंदर स्टोर कर दो एक डिफाइन वर्ड 5, 5 उसके अंदर एज अ वर्ड स्टोर कर दो, नम टू के अंदर 10 एज अ वर्ड स्टोर कर दो, 15 के अंदर 15 को नम थ्री के अंदर एज अ वर्ड स्टोर कर दो, और 0 को नम फोर के अंदर एज अ वर्ड स्टोर कर दो, ठीक है। और ये खुद ब खुद इसके एड्रेसेस ले रहा है, ठीक है, मेमोरी के अंदर एक ऑफसेट डिफाइन करके, ठीक है। अब हमारा जो प्रोग्राम ओरिजिनेट हो रहा है ना वो 0100 यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, बेसिकली हमारे पास जो हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, सॉरी,
यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है ना, व्हाट इज दिस, इस कोड के अंदर हमारा सारा जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैसे हमारे कोड ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पे लाइन नंबर 003 को भी इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैसे लाइन नंबर 003 पे हमारे पास सारा काम चल रहा है, और इसी तरह 013 पे क्या काम चल रहा है, ये मैं सारा डिफ़ाइन पहले कर चुका हूँ कि इसके अंदर कैसे वर्ड्स डिफ़ाइन हुए हैं, यहाँ पे कैसे कॉन्टेंट्स रीड हो रहे हैं मेमरी से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास अगर इसकी लिस्टिंग फाइल को हम ओपन करें, ठीक है, तो लिस्टिंग फाइल के अंदर क्या होगा, लिस्टिंग फाइल के अंदर लिखा हुआ है A11700। अगर आप पहले देखें तो हमारे पास लिखा होता था B80500। ठीक है, कि मूव B8 का मतलब होता था AX रजिस्टर के अंदर मूव कर दो 5 नंबर। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी एड्रेस दे रहे हैं 1700, ठीक है, जो कि बेसिकली 0017 बनता है, जो कि ये मेमोरी एड्रेस बनता है। इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको लेकर आओ और मूव कर दो AX रजिस्टर के अंदर। A1 का मतलब है कि आप जो वैल्यू है वो AX रजिस्टर के अंदर मूव कर दो, वही B8 का मतलब है, वही A1 का मतलब है। फ़र्क सिर्फ कितना है, B8 के अंदर हम बोलते हैं कि कांस्टेंट को इसके अंदर मूव करो, A1 का मतलब है कि मेमोरी से कोई चीज़ उठा के वो इसके अंदर मूव करो। ये असेंबली लैंग्वेज के कोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये असम्बलर कर रहा होता है बेसिकली, हम नहीं कर रहे होते। हम तो इस मूव और इस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं इस तरह कोड। इस कोड की जो डेफिनेशन बनती है असेंबली लैंग्वेज में वो फिर इस तरह बन रही होती है इंटेल प्रोसेसर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है, इससे उठाओ AX में डालो, फिर यहाँ से उठाओ BX में डालो, फिर उन दोनों को ऐड करने के लिए ये बन रहा है। फिर आप एक दोबारा एक कोड उठाओ BX के अंदर डालो, BX के अंदर डालने का ये कोड है 8B1E। फिर आप इन दोनों को ऐड करो, फिर A3 का मतलब है कि अब जो हमारा पड़ा हुआ था ना AX के अंदर कोड, उसको अब आप इस मेमोरी लोकेशन के अंदर डाल दो। ठीक है, और ये हमारा टर्मिनेशन का कोड जो हमने लिखा था वो वाला कोड है कि AX के अंदर आप 004C ऐड कर दो और फिर इंटीजर मल्टीप्लाई बाई 1 इसको इनिशिएट कर दो। और फिर हमारे पास ये हमारी सारी डाटा डिक्लेरेशन है। ठीक है, कि 0017 के ऊपर हमारा ये 5 डिक्लेयर हो रहा है, 0019 के ऊपर हमारा 10 डिक्लेयर हो रहा है। 000A का मतलब है 10, ये हेक्साडेसिमल के अंदर बेसिकली लिखा हुआ है, और ये F का मतलब होता है 15 हेक्साडेसिमल के अंदर, और ये हमारे पास 0 डिक्लेयर हो रहा है 001D लोकेशन के ऊपर। तो इस तरह ये सारा काम चल रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने इसी तरह एक्सप्लेन किया जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे इस कोड में सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें और डिबगर के अंदर हम देखें कि जो मेमोरी कहाँ से रीड हो रही है और कैसे रजिस्टर अपडेट हो रहे हैं और कैसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मूव कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर IP होता है रजिस्टर जिसके अंदर अभी जो कोड एग्जीक्यूट होना है वो स्टोर हो रहा होता है बेसिकली। तो और साथ में हमारा टर्मिनेशन का कोड है। ये बेसिकली यही बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारा टर्मिनेशन का कोड हो रहा होगा ना, हमारा डिबगर तो बिल्कुल डम्ब है, हमारा उसको नहीं पता कि मैंने क्या करना है। तो वो क्या करता है, टर्मिनेशन कोड उसको बताता है कि यहाँ तक मेरी इंस्ट्रक्शन थी और इसके नीचे मेरा डाटा है, बीच में मेरा टर्मिनेशन कोड होता है जो उसको बता रहा होता है। अच्छा, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टर्मिनेट कर दें एग्जीक्यूशन को बिफोर आवर डाटा इज़ रीच्ड। ये डाटा पहुँचने से पहले हम यहाँ पे टर्मिनेशन का कोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है ऐड करना। ठीक है, अच्छा, अब हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करें कि हमारा जो नेमिंग है num1 num2 num3 num4, ये अब वहाँ पे नहीं है डिबगर के अंदर, इसकी जगह हमारे पास नंबर्स आ गए मेमोरी के। ठीक है, 0117 0119 011B 011D, ये हमारे पास मेमोरी लोकेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो हमारी जो न्यूमेरिकल मशीन होती है उसके अंदर हम वो नंबर्स के साथ ही काम कर रही होती है, उसके अंदर ये इंग्लिश की चीज़ें नहीं होती। ठीक है, वो और इसके बाद भी जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो 0101 ही रह जाता है। तो असम्बलर क्या करता है, इनको अप्रोप्रिएट नंबर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा होता है। अगर हम DW लिखें तो इसका मतलब है हम डिफाइन वर्ड कर रहे हैं, और चार जगहों चार डिजिट्स में 16 बिट के लिए 0005 बन रहा है। अगर डिफाइन बाइट करूँगा तो वो 05 बन जाएगा। ठीक है, फिर वो दो जगह पे आएगा एज ए 8 बिट। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम ना num1 num2 num3 num4 के बजाय ये करूँ कि मुझे पता चल गया है कि एक जो मेरा मेमोरी एड्रेस है ना उसके अंदर 4 बिट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, सॉरी, एक के अंदर मेरे पास 8 बिट पड़ी हुई हैं। ठीक है, 8 बिट का एक मेरा रजिस्टर है छोटे वाला AL। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि num1 से अगर मैंने num2 लेके आना है ना तो मैं num1 के अंदर +2 कर दूं।
ठीक है। फिर num3 लेके आना है तो num1 के अंदर +4 कर दूं, फिर num4 लेके आना है तो num1 के अंदर ही +6 कर दूं। तो इस तरह मेरे पास +2 करने से num2 आ जाएगा, +4 करने से num3 आ जाएगा, और +6 num1 के अंदर ही करने से num4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना कोड अगर लिखते हैं तो मेरे पास बेसिकली क्या है कि मैंने वही सेम कोड लिखा है, बस num1 लिख दिया, num2 की जगह num1+2 कर दिया, और num1+4 कर दिया num3 की जगह, और num4 की जगह num1+6 कर दिया। बाकी मेरा टर्मिनेशन कोड एज इट इज़। और यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, num1 लिख के कॉलन लिख के सारी चीज़ें ऐसी डिफाइन कर दी, अलग-अलग नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मैंने नहीं किया। तो ये असम्बलर मेरा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है। तो ये एक और मेथड है इसकी एड्रेसिंग का। ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करते हैं कि यही एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास +2 ऐड होकर अगला एड्रेस आ जाता है, फिर इसके अंदर +2 ऐड होगा तो अगला num3 का एड्रेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप एंड रिजल्ट देखें तो डिटो कॉपी होगी प्रीवियस एग्जीक्यूशन की। ठीक है। और हमारा जो रिज़ल्ट है उसके अंदर भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगी, और लिस्टिंग फाइल के अंदर भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अच्छा, अब हम एक और काम कर सकते हैं कि हमने ये जो अलग अलग लाइनों के अंदर लिखा था इसको हम एक ही लाइन के अंदर num1 लिख दें, तो ये असम्बलर खुद ब खुद ही समझेगा कि ये कोमा जो है यहाँ तक num1 है, इस कोमे के बाद num2 है, फिर num3 है, num4 है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये असम्बलर खुद ब खुद ही समझ जाता है, और हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी भी आप लिस्टिंग फाइल को देखेंगे तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही होंगी, मेमोरी लोकेशंस वही बन रही होंगी, सिर्फ हमारे लेबल चेंज हो रहे हैं। ठीक है। अब ये जो मेथड यूज़ हुआ है मेमोरी को असेस करने के लिए, इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। इस डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस फिक्स्ड हो जाता है, और इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम उसको मेमोरी एड्रेस दे देते हैं। ठीक है। और एक्चुअल डाटा जो होता है वो मेमोरी के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। अब डाटा जो होता है उसको डेस्टिनेशन ऑपरेंड के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम मेमोरी का ही एड्रेस दे देते हैं कि अपना रिजल्ट इस मेमोरी एड्रेस में डाल दो। जो सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड हैं उनका सेम साइज़ होना चाहिए। अगर हम 16 बिट का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो मेमोरी सोर्स भी 16 बिट की हम यूज़ करेंगे, और नंबर भी हमारा 16 बिट वाला ही उठाएंगे। हमारी सोर्स डेस्टिनेशन सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक वर्ड मैंने डिफ़ाइन किया मेमोरी में, और उसको मैंने वर्ड साइड रजिस्टर में ही रीड करना है। लास्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो डाटा 0500 था मेमोरी के अंदर, जो 5 नंबर था, वो मेमोरी के अंदर एज अ 005 ही स्टोर हुआ है। जब उसको रजिस्टर के अंदर हमने रीड किया तो वैसे 0005 आता है। सिर्फ हमारी जो असम्बली कोड होती है उसके अंदर वो ऐसे आ रहा होता है इंटेल प्रोसेसर इंटरप्रिटेशन के लिए। तो जो हमारे रजिस्टर होते हैं वो डाटा प्रॉपर ऑर्डर एज अ वर्ड, जो असल ऑर्डर था उसमें ही रजिस्टर हमारे डाटा को स्टोर करते हैं। अच्छा, लास्ट वेरिएशन पे हमने अभी करनी है, और हम ये देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ एडिंग अ रजिस्टर इनटू एन अदर, हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं यहाँ पर लूँ कि मूव कर दो ए एक्स के अंदर num1। अब यहाँ पे देखें ना, पहले हम क्या करते थे, ए एक्स के अंदर एक डाटा मूव करते थे, फिर दूसरा डाटा हम बी एक्स के अंदर मूव करते थे, और फिर दोनों का सम निकालते थे, फिर एक और डाटा बी एक्स में लाते थे, फिर एक्स में ऐड करते थे, और फिर उसको मेमोरी में लेके जाते थे। अब हम क्या करें, बी एक्स रजिस्टर यूज़ ना करें, हम ना डायरेक्ट डायरेक्ट ये करें कि ए एक्स रजिस्टर को यूज़ करके डायरेक्ट अपना डाटा साथ साथ मेमोरी में स्टोर करते जाएँ। ये काम भी हम कर सकते हैं। अपनी वैल्यू लेके आए ए एक्स रजिस्टर के अंदर। ठीक है। अब मेरा जो रिज़ल्ट स्टोर करा था ना, मैं num1+6 में करा था, जो मेरा num4 के बराबर था, वहाँ पे मैं ए एक्स को स्टोर कर दूँ अभी। फिर num1+2 यानी num2 में मेरा जो डाटा पड़ा था वो मैं लेके आ जाऊँ ए एक्स के अंदर, फिर num4 के अंदर अभी वाला डाटा भी मैं ऐड कर दूँ। ठीक है। अब मेरी एकुमुलेशन होती जा रही है साथ साथ। ठीक है। अब इसको मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मेरे पास num1 के ऊपर पड़ा हुआ है इस टाइम 5। ठीक है। अब मैंने 5 को ले आया मैं इस रजिस्टर के अंदर। अब मेरा ये जो num4 है, num4 वाली लोकेशन है जो मेरी मेमोरी के अंदर है, उसकी जगह मेरे पास आ गया 5। उसके अंदर मैंने इस लाइन के अंदर 5 स्टोर कर दिया। अब मेरा num1+2 का मतलब है num2, यहाँ पे मेरे पास पड़ा था 10। अब मैंने 10 को ए एक्स रजिस्टर में स्टोर कर दिया। अब मेरा जो ए एक्स रजिस्टर है उसके अंदर आ गया है 10। ठीक है। अब मैंने क्या किया, num4 के अंदर ऐड कर दो ए एक्स। num4 क्या था 5, उसके अंदर 10 ऐड करो, ये 15 बन जाएगा। अगली लाइन में ए एक्स के अंदर num3 ऐड करो, num3 में मेरे पास पड़ा है 15, 15 ए एक्स के अंदर आएगा, ए एक्स 15 बन जाएगा। अब क्या करो, ऐड कर दो num4 के अंदर ए एक्स। तो ये जो था ना num4 15, इसके अंदर आप 15 फर्दर ऐड कर दो ए एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 30। तो इस तरह मेरा जो रिजल्ट था वो मेमोरी के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट मैं स्टोर करता जा रहा हूँ और अकोमोडेट करता जा रहा हूँ। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं।
अब इसकी जब हम लिस्टिंग फ़ाइल जनरेट करेंगे तो हमारी इस तरह की लिस्टिंग फ़ाइल जनरेट होगी। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास B81E वाले कोड नहीं आ रहे जो हमारे पास BX रजिस्टर के लिए हो रहे थे, सिर्फ AX रजिस्टर के कोड आ रहे हैं। ठीक है, अब ऑप कोड जो है ऐड का वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है क्योंकि डेस्टिनेशन अब मेमोरी बन गई है, मेमोरी लोकेशन बन गई है इंस्टेड ऑफ अ रजिस्टर। जब हम ऐड कर रहे थे ना, ऐड हम रजिस्टर के अंदर ही कर रहे थे, फिर रजिस्टर से उठा के मेमोरी में डाल रहे थे। अब हम ऐड कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, तो इसकी वजह से हमारा जो ऐड वाला कोड है, जो ये वाला है, ये थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम मेमोरी के अंदर डायरेक्ट एडिशंस कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि डिबगर जो कर रहा है, क्या कर रहा है कि फ्यू ऑफ कोड्स आर लॉन्गर नाउ एंड द लोकेशन num1 इज नाउ ट्रांसलेटिंग टू 0119। पहले हमारी जो लोकेशन स्टार्ट हो रही थी 017 यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब जो हमारी लोकेशन स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 0019 से। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये है 0019 और ये है 0017। पहले 0017 से स्टार्ट होती है, अब 0019 से स्टार्ट हो रही है। दिस इज डन ऑटोमेटिकली बाय द assembler एज a result ऑफ यूजिंग लेबल्स इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग एड्रेस। अब हम लेबल यूज़ कर रहे हैं, हार्ड कोडिंग एड्रेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से ही मेमोरी ले रहा है। हम कोई मेमोरी हार्ड कोड डिफाइन नहीं कर रहे, हमने बस लेबल बताया हुआ है। वो खुद ही कभी उसको 0017 ले लेता है, कभी 0019 ले लेता है, अपनी मर्ज़ी से वो देख लेता है कहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है। एग्जीक्यूशन के दौरान अगर हम ऑब्जर्व करें कि वर्ड डाटा एज इट इज़ रेड इनटू रजिस्टर इज रेड इन करेक्ट ऑर्डर, रजिस्टर वही बात कर रहे हैं, रजिस्टर में करेक्ट ऑर्डर में ही आता है। जो सिग्निफिकेंट चेंज इस एग्जाम्पल में आई है वो डेस्टिनेशन में आई है कि मेमोरी में हम ऐड कर रहे हैं, पहले हम रजिस्टर में ऐड कर रहे थे। इस मेमोरी को जो असेस करने का मेथड है, इसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। और चाहे वो मूव इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ऐड इंस्ट्रक्शन हो, पहले हम मेमोरी में मूव कर रहे थे, वो भी डायरेक्ट एड्रेसिंग थी। अब हम मेमोरी में साथ साथ ऐड भी कर रहे हैं, ये भी डायरेक्ट एड्रेसिंग है। अच्छा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो थी लास्ट प्रोग्राम की, वो नंबर को AX में रीड करती थी, फिर उनको एक और मेमोरी लोकेशन में रख देती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम AX में रीड ना करें, हम मेमोरी के अंदर ही सारा काम कर लें, कि मेमोरी के अंदर ही इस जगह से वैल्यू उठाएं, इस मेमोरी के अंदर ऐड करें, फिर एक और जगह से उठाएं, फिर इधर ऐड करें, फिर एक और जगह से इधर ऐड करें। तो ये असेंबलर कह रहा है नहीं भाई, ये काम इलीगल है, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र में अलाउ नहीं करता आपको, क्योंकि इस तरह तो आप काम ख़राब कर दोगे सारा, और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि रजिस्टर के अंदर कोई चीज़ ही नहीं आई होगी, मेरे पास कोई लॉग ही नहीं जनरेट हो रहा होगा। तो ये इलीगल होता है। वो ये कह रहा है कि आप डाटा मूव कर सकते हो रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, कांस्टेंट टू मेमोरी एंड कांस्टेंट टू रजिस्टर। कांस्टेंट के अंदर आप डाटा मूव नहीं कर सकते और मेमोरी टू मेमोरी मूव नहीं कर सकते। ठीक है, द अदर रजिस्टर टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, मेमोरी टू कांस्टेंट एंड मेमोरी टू मेमोरी इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं होता। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो डाटा मेमोरी टू मेमोरी अलाउ करती हैं, ये हम बाद में कवर करेंगे अपने 10th 11th चैप्टर के अंदर। और एज अ रूल वन इंस्ट्रक्शन कैन हैव एट मोस्ट वन ऑपरेंड इन ब्रैकेट्स, यानी हम ब्रैकेट वाला एक ही ऑपरेंड एक इंस्ट्रक्शन के अंदर रख सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते दोनों ही ब्रैकेट वाली चीज़ें डाल दें, दोनों मेमोरी वाली चीज़ें हम नहीं डाल सकते, अदरवाइज असेंबलर हमें एरर दे देगा। अब हम देखते हैं साइज मिसमैच का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हम अपना डायरेक्टिव चेंज कर दें लास्ट एग्जाम्पल के अंदर और DW से DB कर दें, ठीक है, लेकिन बाकी कोड हमारा सारा वैसा ही रहे, तो हम क्या कर रहे थे, num1 के बाद हम num2 कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे थे, num1 के अंदर ऐड कर रहे थे +2, और num3 लेने के लिए हम क्या कर रहे थे, num1 के अंदर ऐड कर रहे थे +4, और num4 लेने के लिए हम क्या कर रहे थे, num1 के अंदर ऐड कर रहे थे +6। तो इस वजह से हम क्या कर रहे थे, जंप्स जो हम लगा रहे थे ना, वो हम डबल डबल जंप लगा रहे थे वर्ड साइज़ की। अब मैं डिफाइन, क्योंकि वर्ड मेरा डिफाइन, अब मैं डिफाइन कर दूं बाइट और जंपें लगाऊं इस तरह, तो मेरा पहले पहले से क्या हो जाएगा, दो की जंप लगा के डायरेक्ट ही मैं num2 पे आने के बजाय num3 पे आ जाऊंगा, और यहाँ से जब मैं जंप लगाऊंगा num3 पे आने के बजाय num5 पे चला जाऊंगा, मेरी जंप बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरा नंबर तो कम जगह पे स्टोर हुआ है, दो के बजाय एक जगह में स्टोर हुआ है। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ के अंदर वो बताना चाह रहे हैं कि ये इलीगल इंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन कोड जो है ना हमारा, वो एग्जीक्यूशन कर देगा, उसको समझ नहीं आएगी, वो कहेगा ये मेमोरी लोकेशन तो आपने बिल्कुल ठीक बताई है। तो बेसिकली ये सिंटेक्स एरर नहीं होगा बल्कि लॉजिकल एरर बन जाएगा और आपने काम ख़राब कर दिया। ठीक है, तो प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो डाटा को सही तरह असेस करे। ठीक है, और अगर उसको एज अ वर्ड डिक्लेयर करा है तो एज अ वर्ड ही कॉपी करे, एज अ बाइट डिक्लेयर करा है तो एज अ बाइट ही कॉपी करे। अच्छा, अगर हमने एज अ बाइट डिक्लेयर करना है तो हमें बस क्या करना है, num1 + 1 कर देना है, num1 + 2 कर देना है, और num1 + 3 कर देना है, बजाय इसके कि हम 2 4 और 6 ऐड करें, हम 1 2 और 3 ऐड करेंगे, तो हमारी एक एक की जंप लगेगी और हमारा बाइट हैंडल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि
डिबगर के अंदर हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिबगर के अंदर हमारे पास AX रजिस्टर होता है, वो बेसिकली हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है। उसको हम दो 8 बिट के रजिस्टर में भी डिफाइन कर सकते हैं, AL और BL की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 बिट के दो रजिस्टर बन जाएंगे। और जब हम फिर अपना डाटा स्टोर करेंगे, अगर हमने बाइट की फॉर्म में स्टोर करना है तो हम AL के अंदर स्टोर करेंगे और BL के अंदर स्टोर करेंगे। AX और BX के अंदर स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि AX और BX 16 बिट के रजिस्टर हैं। AL BL जो उसके आगे कंपोनेंट बने हुए हैं, ये हमारे पास 8 बिट के रजिस्टर हैं। यही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने क्या करना है। प्रोसेसर क्या करता है कि आपका मैच करने की कोशिश नहीं करता असेसिस के साथ, बल्कि वो अपने रजिस्टर के हिसाब से समझता है बात को। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हमें पावर तो देती है, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। असेंबली लैंग्वेज कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल काम है। हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम सही रजिस्टर के अंदर डाटा कॉपी करें। अब अबव एग्जाम्पल के अंदर देखें कि प्रोसेसर को साइज पता था डेटा मूवमेंट का बिकॉज ऑफ मूव AX। उसको पता था AX में जा रहा है तो वर्ड ही जा रहा होगा। ठीक है, फिर जब हमने AL लिखा तो उसको पता चल गया कि अब इसके अंदर बाइट जा रहा है। अब मूव AX BL लिखूंगा तो ये एरर दे देगा, ये कहेगा भाई आप क्या कर रहे हो, 16 बिट के अंदर 8 बिट मूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये काम नहीं करो। रजिस्टर AX टेल करता है, हमें बताता है कि ये वर्ड ऑपरेशन है, बल्कि BL जो बताता है वो कहता है ये बाइट ऑपरेशन है। तो असेंबलर क्या करेगा, ये इलीगल इंस्ट्रक्शन बोल देगा। वो कह रहा है भाई 5 किलो के बैग में ना आप 1 किलो चीज़ डाल सकते हो, और ना ही 1 किलो के बैग में आप 5 किलो की कोई चीज़ डाल सकते हो। ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती है मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र की, ये इस साइज़ के फ़र्क की वजह से नहीं होती, मूवमेंट डाटा मूवमेंट साइज़ की वजह से नहीं होती, बल्कि ये मेमोरी टू मेमोरी मूव ये बस अलाउ ही नहीं है, इसकी कोई और वजह है। इसकी वजह ये साइज़ का मसला नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव num1 5 के मेमोरी num1 के अंदर कांस्टेंट 5 को मूव कर दो, ये लीगल है। ठीक है, लेकिन जो असम्बलर है उसको समझ नहीं आ रही कि ये 5 वर्ड है या बाइट है, और ये मेमोरी लोकेशन में इसको 16 बिट में स्टोर करना है या 8 बिट के अंदर स्टोर करना है। तो ये जो असम्बलर होगा ये इसको एक एम्बिगियस इंस्ट्रक्शन के तौर पर डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, वेरिएबल num1 जो है वो बाइट भी डिक्लेयर कर सकता है, वर्ड भी हो सकता है। तो ये एम्बिगियस इंस्ट्रक्शन हो जाएगी बाय असम्बलर। तो असम्बलर को गैस भी लगाता रहेगा कि भाई आपकी क्या इंटेंट है, आप आखिर क्या चाहते हो। तो इसका आसान हल ये है कि आप क्या करें, इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करें और मेंशन करें कि आप एज अ बाइट करना चाहते हैं या एज अ वर्ड करना चाहते हैं। अपने लेबल, जो आप लेबल लगा रहे हैं ना, लेबल के साथ ही लिख दें। बाइट लिखें, इसका मतलब आप 8 बिट पे काम करना चाह रहे हैं। वर्ड लिखें, इसका मतलब आप 16 बिट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो आपने अपने कोड के अंदर इस तरह प्रॉपर मेंशन करना है एक्सप्लिसिटली कि आप किस तरह काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।